नमस्कार। मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मांग की लोच की परिभाषा और मांग की लोच की श्रेणियों को जाना था। मांग की लोच को क्यों पढ़ना जरूरी होता है? चूँकि हमने अपने विगत वीडियो में यह चर्चा कर चुके हैं कि मांग का नियम केवल गुणात्मक संबंध को दर्शाता है, यह परिमाणात्मक संबंध को नहीं दर्शाता। अर्थात कीमत में परिवर्तन के पश्चात मांग में कितना परिवर्तन हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी मांग का नियम नहीं देता है। इस परिवर्तन को मापने के लिए हमें मांग की लोच को पढ़ना अति आवश्यक होता है। अतः मांग की लोच को मापने की 4 विधियाँ होती हैं। पहला है अनुपातिक या प्रतिशत विधि, दूसरा है चाप विधि, तीसरा है ज्यामिति विधि जिसे हम बिंदु विधि भी कहते हैं, चौथा है कुल व्यय विधि। यहाँ पर हम केवल 2 विधियों की चर्चा करेंगे, पहला ज्यामिति विधि और दूसरा चाप विधि। चलिए यहाँ पर ज्यामिति विधि यानी बिंदु विधि की चर्चा करते हैं। बिंदु विधि यानी पॉइंट मेथड। इस विधि का अर्थ है यदि कोई मांग रेखा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अति परवलयाकार का नहीं है तो इसके हर एक बिंदु पर मांग की लोच की मात्रा भिन्न भिन्न होगी। इसे रेखागणितीय विधि से स्पष्ट किया जा सकता है, अतः इसे रेखागणितीय विधि भी कहते हैं। इस विधि को विकसित करने का श्रेय प्रोफेसर बोल्डिंग को जाता है। इसका सूत्र निम्न है: इलास्टिसिटी ऑफ पॉइंट इक्वल टू लोअर सेक्टर ऑफ डिमांड कर्व बटे अपर सेक्टर ऑफ डिमांड कर्व। यदि हम इसका निगमन करें तो इसके निगमन करने में निम्न रेखागणितीय विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। पहले अवस्था में हम देख रहे हैं कि एक रेखा चित्र है जिसके एक्स एक्स पे मांग की मात्रा और वाई एक्स पर कीमत है। प्रारंभिक अवस्था पर हमारी कीमत OP1 और मांग की मात्रा OQ1 है। जैसे ही कीमत घटकर OP2 हो गई, वैसे ही मांग की मात्रा बढ़कर OQ2 हो गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मांग में परिवर्तन अर्थात डेल्टा Q बराबर Q1 Q2 और कीमत में परिवर्तन डेल्टा P बराबर P1 P2 है। प्रारंभिक अवस्था में हमारी मांग की मात्रा OQ1 थी और प्रारंभिक अवस्था में हमारी कीमत OP1 थी। हमारा अभिष्ट सूत्र जो पूर्वत है E बराबर डेल्टा Q बटे Q बटे डेल्टा P बाई P। इस सूत्र में हम मांग में हुए परिवर्तन डेल्टा Q और कीमत में हुए परिवर्तन डेल्टा P को रखेंगे तो हमारा मान Q1 Q2 बटे OQ1 गुणे OP1 बटे P1 P2 आएगा। इसके पश्चात हम देख रहे हैं रेखाचित्र से यह स्पष्ट हो रहा है कि OQ1 P1E के बराबर है, Q1 Q2 CR के बराबर है, P1 P2 EC के बराबर है। हम OQ1 के जगह P1E रख सकते हैं और Q1 Q2 की जगह CR हम अपने पहले साल के पहली अवस्था में रखेंगे और P1 P2 की जगह AC रखेंगे। इसके पश्चात जो हमारा मान प्राप्त हो रहा है वह EP इक्वल टू CR बटे P1E गुणे EQ1 बटे EC प्राप्त हो रहा है। अब हम रेखाचित्र में देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ECR और त्रिभुज EQ1B सिमिलरिटी यानी समरूप है। यदि समरूप है तो समरूप त्रिभुज का यह विशेषता होता है कि हम इस समरूप त्रिभुज जो रेखाचित्र में है इससे हम स्पष्ट कर पाएंगे, कह सकते हैं यानी कि EC के स्थान पर EQ1 रखेंगे और CR के स्थान पर हम
Q1 भी लिख सकते हैं। यह मान रखने के पश्चात जो हमारा सॉल्व आ रहा है वह EP बराबर Q1B बटे P1A गुणे EQ1 बटे EQ1 आ रहा है। EQ1 कट जाएगा और हमारा सॉल्व Q1B बटे P1E प्राप्त हो रहा है। फिर इसके पश्चात हम रेखाचित्र से देख पा रहे हैं कि FP1E और त्रिभुज EQ1B कभी एक सिमिलरिटी यानी समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है तो हम Q1B बटे P1E के स्थान पर EB बटे AE लिख सकते हैं। हम पहले ही यह देख चुके हैं यानी सॉल्व कर चुके हैं कि EP बराबर Q1B के बटे P1E निकला है। चूँकि हम देख पा रहे हैं Q1B बटे P1E बराबर EB बटे AE के बराबर है, तो हम Q1B बटे P1E के स्थान पर EB बटे AE लिख सकते हैं। तो हमारा अभिष्ट सूत्र इलास्टिसिटी ऑफ पॉइंट इक्वल टू EB बटे AE निकलेगा। EB जो है वक्र का निचला भाग और AE है वह वक्र का ऊपरी भाग है, जिसे अंग्रेजी में हम लोअर सेक्टर ऑफ डिमांड कर्व बटे अपर सेक्टर ऑफ डिमांड कर्व लिख सकते हैं। इस प्रकार से बिंदु वृत्त की गणितीय विधि द्वारा हमने इस सूत्र का निगमन किया। अब हम आगे चलते हैं और हम चाप विधि का रेखागणितीय रूप से निगमन करते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत नए व पुराने मूल्य तथा मांग के औसत मांग की लोच निकाली जाती है। इसका सूत्र निम्न है। मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में परिवर्तन बटे मांग की पुरानी मात्रा प्लस नई मात्रा बटे मूल्य में परिवर्तन बटे पुराने मूल्य प्लस नए मूल्य, अर्थात इसे सांकेतिक रूप में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू Q2 माइनस Q1 बटे Q1 धन Q2 बटे P2 माइनस P1 बटे P1 धन P2 ले सकते हैं। जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस सूत्र का निगमन हम निम्न रेखाचित्र से कर रहे हैं। इस रेखाचित्र में x अक्ष पे मांग की मात्रा और y अक्ष पर कीमत है। प्रारंभिक अवस्था में हमारी कीमत OP1 थी, तो हमारी मांग की मात्रा OQ1 थी। जैसे ही कीमत घटकर OP2 हो गया, वैसे ही हमारी मांग की मात्रा बढ़ के OQ2 हो गया। इस रेखाचित्र से हम यह स्पष्ट कर पाएंगे कि हमारी मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ और कीमत की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, अर्थात मांग की मात्रा में परिवर्तन डेल्टा Q बराबर Q2 माइनस Q1 और कीमत में परिवर्तन डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1 है। हम अपने सूत्र डेल्टा Q बटे Q बटे डेल्टा P बाई P में इन मान यानी डेल्टा Q और डेल्टा P के मानों को रखेंगे और जब इसे सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 प्राप्त होगा। हम पहले जानते हैं, पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पुराने और नए मान और मूल्यों का औसत लिया जाता है। तो हम इस प्रकार से Q के जगह हम Q1 धन Q2 बटे 2 और P के जगह P1 धन P2 बटे 2 रखेंगे। Q और P का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा जो सॉल्व करने पे मान आएगा वह Q2 माइनस Q1 बटे Q1 धन Q2 गुणे P1 धन P2 बटे P2 माइनस P1 आएगा। चूँकि Q2 माइनस Q1 मांग की मात्रा में परिवर्तन को बता रहा है, तो इसे डेल्टा Q लिख सकते हैं और P2 माइनस P1 कीमत में परिवर्तन को बता रहा है, तो इसे डेल्टा P लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अभिष्ट सूत्र ED बराबर डेल्टा Q बटे Q1 धन Q2 गुणे P1 धन P2 बटे डेल्टा P प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमने रेखागणितीय विधि से चाप विधि द्वारा हमने मांग के लोच मापने की विधि का सूत्र निगमन किया। आगे चलते हैं। आगे हम
देख रहे हैं कि एक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र पर एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा और वाई अक्ष पर कीमत को दिखाया गया है। यहाँ पर एक सीधी रेखा है जो AB है। इस पे इस पर हम कुछ बिंदुओं को इंगित किया गया है जो AEDCB हैं। इन बिंदुओं पर हम बिंदु विधि से हम मांग की लोच मापने का प्रयास करेंगे। हम यदि ए बिंदु की बात करें तो ए बिंदु पे हम मांग की लोच मापेंगे तो हम चूँकि हम बिंदु विधि का सूत्र जानते हैं, लोअर सेक्टर बटे अपर सेक्टर। यदि हम ए बिंदु पे लोअर सेक्टर देखें तो लोअर सेक्टर हमारा AB है, लेकिन अपर सेक्टर हमारा 0 है। तो जब AB बटे 0 करेंगे तो हमारा अभीष्ट मान इनफाइनाइट आएगा, यानी ए बिंदु पर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इनफाइनाइट होगा। यदि हम ई बिंदु पर बात करें तो ई बिंदु पर हम बिंदु विधि द्वारा मांग की लोच मापने का प्रयास करें तो हम देख रहे हैं कि ई बिंदु पर लोअर सेक्टर का मान EB और अपर सेक्टर का मान EA आ रहा है। इस अवस्था में हल करने पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से अधिक होगा, अतः इसे हम लोचदार मांग कहेंगे। आगे हम यदि D बिंदु की बात करें तो D बिंदु पे हम देख पा रहे हैं कि लोअर सेक्टर यानी D के नीचे जो हमारा भाग है वह DB है और D के ऊपर का भाग DA है। हम देख रहे हैं कि DB बराबर DA है, और जब अब बिंदु विधि में हम इन DB और DA के मान को रखेंगे तो हमारा 1 के बराबर होगा, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 1 होगा। यदि हम C बिंदु पर बात करें तो C बिंदु पे देख पा रहे हैं कि हमारा लोअर सेक्टर CB और अपर सेक्टर CA है। जब हम यहाँ पर CB और CA का मान रखेंगे तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 के आएगा, यानी बेलुस्तार मांग होगा। जब हम B बिंदु पर मांग की लोच को जानने का प्रयास करेंगे बिंदु विधि से, तो बिंदु विधि का सूत्र होता है लोअर सेक्टर बटे अपर सेक्टर। चूँकि B बिंदु पर हमारा लोअर सेक्टर 0 है और अपर सेक्टर हमारा AB है। जब हम लोअर सेक्टर का मान 0 और अपर सेक्टर का मान AB रखेंगे तो हल करने पे हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 0 आएगा। अर्थात हमने इस रेखा चित्र से यह स्पष्ट कर पाए हैं कि यदि कोई एक सीधी डिमांड रेखा है और यदि उसके प्रत्येक बिंदु पर हम मांग की लोच को मापने का प्रयास करें बिंदु विधि से, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच की मात्रा भिन्न भिन्न होगी। अर्थात हमने ए बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट और ई बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से अधिक और डी बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 1 और सी बिंदु पर इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1 और ED और B पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 0 प्राप्त किए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने पर भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने मांग की लोच मापने की 2 विधियाँ, पहला बिंदु विधि और दूसरा चाप विधि का निगमन रेखागणितीय विधि से किया, और एक सीधी डिमांड रेखा के कुछ बिंदुओं पर हमने मांग की लोच मापने का प्रयास भी किया। अतः हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी है तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।